हाय दोस्तों, आप कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी की तैयारी करना है सबको, तो जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। और फटाफट जुड़ने के बाद और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को पहले ही बताया गया था कि यह चैनल जो है आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसका कोई पैसा नहीं लेगा। और नहीं कोई इसके चैनल को आपको कहा जाएगा कि यहाँ पर सब्सक्राइब कर यहाँ पर पैसा दीजिए वहाँ। ऐसा कुछ नहीं। और टाइम हम लोग के पास है नहीं 1%। और चलो पढ़ाई चालू करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा कि 2 महीने के अंदर अपना यूपीएससी की जो फिर से रिवीजन फिर कर लिया जाएगा। ये 2 महीने में फटाफट करेंगे। और टाइम 1% नहीं है, ठीक है। चलो देखो, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भारतीय हाँ, भारतीय विरासत और संस्कृति पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, इसमें क्या क्या कला और संस्कृति का अध्ययन कैसे करते हैं, कला और संस्कृति क्या है, इसके बीच अंतर क्या है, वास्तुकला क्या है, मूर्ति कला क्या है इसका। और उसके बाद फटाफट देखते हैं भारतीय चित्रकला क्या है, धर्म दर्शन, भारतीय संगीत, नृत्य, थिएटर, पाखंड। पाखंड को बोलते हैं वो कठपुतली नृत्य, ठीक है। भारतीय सिनेमा में देखेंगे, भक्ति सूफी आंदोलन भी देखेंगे, भाषा और साहित्य देखते हैं, मेला और त्यौहार, शिल्प, विज्ञान और मूर्तिकला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, भारतीय विरासत एवं संवर्धन संरक्षण, भारत में मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा, भारत में मार्शल आर्ट। ठीक है दोस्तों, इसी को टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और इसको टॉपिक को हम लोग प्लानिंग बना के पढ़ेंगे, क्योंकि मैं डेली क्लास लूँगा। और डेली लेने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है 5-7 दिन में ये पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा आर्टिकल्चर। फिर उसके बाद पेपर पेपर फर्स्ट का दूसरा टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला वास्तुकला पढ़ेंगे। वास्तुकला में क्या पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, मंदिर वास्तुकला पढ़ेंगे, इंडो इस्लामिक वास्तुकला पढ़ेंगे, रॉक कट वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला, आधुनिक वास्तुकला और स्वतंत्रता के बाद की वास्तुकला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता, ठीक है। पहले सिंधु सभ्यता के पहला क्लास रहेगा, सिंधु सभ्यता, ठीक है। इस सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रारंभिक ज्ञात संस्कृति है, ठीक है। इसकी विकास मुख्यतः ताम्रपाषाण काल, जो मैं टिक मारूंगा इसको याद रख लेना है, जो ताम्रपाषाण काल 3300 से 1300 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। इस काल से संबंधित अधिकांश स्थलों की खुदाई आधुनिक भारत और पाकिस्तान में की गई थी। और यह जो पॉइंट है आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, पेन कापी ले लीजिएगा, नोट बनाते चलना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो घाटी सभ्यता के दो महान शहर थे। लगभग 26 ईसा पूर्व पाकिस्तान और पंजाब प्रांतों में सिंधु नदी घाटी के किनारे उभरे थे। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों की बात हो रही है। यह 19वीं-20वीं शताब्दी में उनका खोज और उत्खनन हुआ था, ठीक है। खोज उत्खनन हुआ था, शताब्दी में खोज उत्खनन हुआ था। और वास्तुकला प्रतीक कला, व्यापार, परिवहन, लेखन और धर्म संबंधी महत्वपूर्ण पुरातात्विक डेटा प्रदान करता है। इस काल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल है। सिंध में कुर्दिजी है, एक मिनट, सिंध में कुर्दिजी, राजस्थान में कालीबंगन, पंजाब में रूपड़, हरियाणा में बनावली, लोथल, कोसुरकोटदा, धौलाब्रे, तीनों गुजरात में है। गुजरात में तीन तीन आपको याद हो जाना चाहिए, गुजरात में 3 जगह ऐसा है जो लोथल, सुरकोटदा, धोलावीरा। और धोलावीरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धोलावीरा से अगले साल मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक। अब उत्खनन स्थलों में राखीगढ़ी हरियाणा, और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित गांव है, सबसे बड़ा आवासीय स्थल है। यहाँ पर एक भिराना गांव है जो आज सबसे प्राचीन यही गांव है। ये 7005 पहले था, 7500 सबसे पहले। इसके पहले जानते थे वो मेहरगढ़ था।
वो भीराना, ये क्वेश्चन है ना कि भीराना जो है अब तक का सबसे पुराना खोजा गया आईबीसी स्थल माना जाता है, क्योंकि सबसे पुराने 7500 ईसा पूर्व के हैं। और मेहरगढ़ जो था पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में लगभग 7000 ईसा पूर्व का था, आईबीसी स्थल माना जाता है। सब आपको पता हो गया ना कि सबसे पुराना पुराना खोजा गया आईबीसी स्थल कौन सा है? भीराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला क्या क्या है जानते हैं? कुछ महत्वपूर्ण विशेषता इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये शैली बिना किसी स्पष्ट विदेशी प्रभाव की ये स्वदेशी थी। पहले जान जाना कि ये जो शैली है स्वदेशी थी, और इमारतों का निर्माण सौंदर्यबोध की बजाय यह उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण रखता है। जो वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास अक्सर अलगाव में नहीं होता है, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता इसका अपवाद है। दोनों एक्चुअली क्या था ना कि वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों एक ही सम्मिलित में हुआ था, अलग अलग नहीं हुआ था। ये सबसे मुख्य पॉइंट है ये। वास्तुशिल्प प्रथाएं स्थानीय संस्कृतियों से विकसित हुई थी, जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी खोजी गई देहाती समुदायों से। और उदाहरण जिससे हम देख सकते हैं कि अपने घर मिट्टी के ईंटों के विशाल चबूतरे बनाते हैं। आईबीसी वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण रत्न इसकी नगर योजना है। नगर योजना पुरस्कार प्राप्त करता है और कोई अन्य समकालीन सभ्यता इस तरह के पुरस्कार का दावा नहीं कर सकती। और नगर नियोजन का मुख्य विशेषता मैं ये बोल रहा था कि कोई और दावा नहीं कर सकती, क्योंकि इसलिए कि उस समय कौन कौन सा था, वो 3 सभ्यता उस समय थी। सिंधु सभ्यता के समय विदेश में 2 थी, एक इंडिया में थी, जिसको 2 आप लोग को पता होगा, ठीक है। जिसको जिसको पता होगा नाम लिखो। नगर योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? उपयोगितावादी दृष्टिकोण। देखो, हड़प्पा वासी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अलग अलग आवास स्थापित करके श्रमिकों को कल्याण का विचार दिया था, जो अब एक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता बन गई है। इसके पहले सोचो, सिंधु घाटी सभ्यता वाले पहले ही इसकी योजना बना चुके थे, श्रमिकों के कल्याण के लिए एक अलग श्रमिक आवास स्थापित कर लिए थे। किलेबंदी जो थी आईबीसी स्थलों में समान विशेषताओं में से एक थी। किलेबंदी का निर्माण मुख्य रूप से नगरों को अपने सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नागरिकों को अपने सुरक्षा प्रदान के लिए किया गया था। हड़प्पा नगरों का लेआउट। हड़प्पा के शहरों की नगर योजना बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन अधिकांश शहरों में यही पैटर्न अपनाया गया है, जिससे किले की दीवार, गढ़ और निचला शहर, सड़कें, गलियां, जल निकासी प्रणाली, उनकी जल प्रबंधन प्रणाली हड़प्पा शहर की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शहर की योजना वास्तुकार द्वारा ज्यामितीय उपकरणों की सहायता से तैयार की गई थी। हड़प्पा के अधिकांश शहरों में एक विशेष योजना का पालन किया जाता है। अधिकांश शहरों में गढ़ निचले शहर के पश्चिम में, लेकिन कुछ शहरों में दक्षिण भाग में थे। पश्चिम और दक्षिण भाग दोनों में थे। कुछ ग्रामीण बस्तियों को सड़कों और गलियों के मुख्य दिशाओं के आधार पर ब्लॉकों और उप ब्लॉकों में विभाजित किया जाता था। मकान गलियों के दोनों ओर फैले हुए थे। किलेबंदी की दीवार। कई प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों जैसे कई हड़प्पा शहरों में किलेबंदी की दीवार सुरक्षित किया गया है। कोट दीजित, रहमान देहरी, तारकई किला, कोहतार बूधी, मेहरगढ़, धालीवान, भिराना, बालू, कालीबंगन आदि किले दीवार सुरक्षित थे। प्रवेश द्वार के बारे में जानते हैं। कुछ हड़प्पा शहरों में एक प्रवेश द्वार, कुछ में एक प्रवेश द्वार थे, जैसे लोथल, बालू, कालीबंगन, सूरकोटदा आदि में 2 या 2 से अधिक प्रवेश द्वार थे। प्रवेश द्वार 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। प्रवेश द्वार 2 प्रकार के होते हैं। जो एक पहला तो वाहन की गतिविधियों के लिए प्रवेश द्वार, जबकि दूसरे भी विशेष महत्व होता था, सार्वजनिक होता था, ठीक है। देखिए यह है गढ़।
हड़प्पा काल में गढ़ों का निर्माण किले की दीवारों के साथ किया जाता था। निगरानी टावरों के रूप में इसका किया जाता था, क्योंकि इससे हम लोग सुरक्षा देखते थे। जैसे आज के अब देखो आधुनिक काल में पढ़ोगे तो जैसे बड़े बड़े गढ़ किले बनवाए गए थे। बहुत सारे फिल्मों में देखो होगे ना कि विदेश से या तो कोई बाहरी आक्रमण करता है तो वो किले के ऊपर से देख लेते हैं। ऐसे ही सोचो, ये आज से 5000 3005 साल पहले हो गया था, सिंधु सभ्यता में शुरू हो गई थी। प्रयुक्त सामग्री क्या था, किससे बनाते थे वो किले या गढ़ अपना? ईंट थे, ईंटें, पक्की ईंटें, मिट्टी, पत्थर आदि, और अंतर संचार मार्ग भी था। हड़प्पा स्थलों में अंतर संचार का मार्ग था, जिनका उपयोग शासकों को, पुरोहितों को, आम लोगों के लिए आवागमन के लिए किया जाता था। गढ़ और शहर जानते हैं, गढ़ और निचला शहर क्या है? ठीक है। हड़प्पा शहर बस्ती के विभिन्न हिस्सों में चारदीवारी से बने थे। चारदीवारी से बने थे। गढ़ एक ऊंचे पठार बनाया गया था, जबकि निचला शहर गढ़ जो है ऊंचे पठार बनाया जाता था, जबकि निचला शहर निचले हिस्से में बनाया। निचले शहर गढ़ से बड़ा था। ये जो निचला शहर था ना, वो गढ़ ऊपर था, गढ़ उससे बड़ा निचला शहर वाला था। जबकि ग्रेट बाथ जो था एक सार्वजनिक इमारत थी, गढ़ में बनाई गई थी। गढ़ में ही सार्वजनिक इमारत जो बाथ जो स्नानागार था, लोग जानते हैं वह। निचले शहर में आम तौर पर केवल आवासीय इमारतें थीं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा आदि से कुछ महानगरीय शहरों में गढ़ और निचले शहर थे, लेकिन अधिकांश शहरों में बस्तियों को गढ़ और निचले शहर में विभाजित नहीं किया गया था। ग्रिड पैटर्न। 26 ईसा पूर्व तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर थे। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में फैली सीधी सड़कों ग्रिड द्वारा विभाजित खंडों के साथ बनाए गए थे। ये देखो, ठीक है। आपदा रोधी भी व्यवस्था वहाँ थी उस समय। आपदा रोधी की व्यवस्था थी कि हड़प्पा लोग बाढ़ से बचने के लिए चबूतरों पर अपने घर बनाते थे। जल निकासी की भी व्यवस्था थी। हड़प्पा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में निपुण थे, मतलब कुशल प्रणाली विकसित की थी। मतलब कि पानी के विकसित के लिए उन्होंने नालियाँ बनाए थे, जलाशय बनाए थे, नहर बनाए थे, ये सब देखेंगे। इसलिए बोला गया है कि जल निकासी व्यवस्था उनकी सुदृढ़ थी। सफाई के लिए उन्होंने नालियों में नियमित रूप से अंतराल पर बूंदों का निर्माण किया गया था। निजी नालियाँ, छोटी नालियों, देखो निजी नालियाँ छोटी नालियों में मिलती थी और छोटी नालियाँ बड़ी नाले शहर में जुड़ जाती थी और पूरे अपशिष्ट जल को बाहर निकल के तालाबों में ले जाती थी। बाहर के क्षेत्र में तालाबों में ले जाती थी। ठीक। कुछ नालियाँ पत्थरों के आकार की ईंटों से ढकी हुई थी। सोख्ता, जार, मेनहोल, सिरपुर आदि जल निकासी व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक थे। ये देखो नाली की व्यवस्था। जलाशय देखते हैं क्या क्या है। धौलावीरा में जलाशयों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा नगर योजना का महत्वपूर्ण पलों में से एक है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार थे। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, कोई कुओं के साथ है। कालीबंगन में स्नान प्लेटफार्म भी है। नालियों की संख्या पानी के संचय के लिए मनहर में चट्टानों काट कर बनाया गया था। ठीक है। पानी के संरक्षण के लिए मनहर में चट्टानों को काटकर बनाया गया था एक टैंक या बांध। धौलावीरा में मानसर नाला, बनावली में रक्षा के लिए खाई आदि इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी हड़प्पा नगर योजना की। जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। जल प्रबंधन कैसा था उस समय उसका। ठीक। हड़प्पा के लोग जल प्रबंधन में बहुत कुशल थे और हड़प्पा कृषि मानसून पर निर्भर थी, लेकिन उन्होंने बेहतर उत्पादन और अपनी फसलों को प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से बचाने के लिए नहरों का निर्माण किया। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ हाइड्रोलिक संरचना का भी निर्माण किया, ताकि वे उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए कर सकें। बांध, नहर और जलाशय जैसे कुछ साक्ष्य विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के लिए लोथल इंजीनियरिंग द्वारा किए गए सबसे बड़े
जहाज़ों को खड़ा करने के लिए एक कृत्रिम गोदी का निर्माण किया गया था। गोदी पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी देखे होगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ना कि हड़प्पा सभ्यता में गोदी कौन सी जगह पर पाई गई थी। गोदी जो होता है पोरबंदर, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, बंदरगाह, यही है गोदी। विशाल स्नानागार थे मोहनजोदड़ो में, सब जानते हैं। अन्न के भंडार भी थे, पूर्व में स्थित थे। ये प्राचीन विश्व का सबसे पुराना जल टैंक था। स्नानागार के फर्श में 5 परतें थी। इतना जलरोधी था कि आज भी इसमें पानी बरकरार है। वहाँ चेंजिंग रूम थे। लोग संभवतः इसका उपयोग त्योहारों, धार्मिक त्योहारों के दौरान करते थे। अन्न भंडार मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। अन्न भंडार मोहनजोदड़ो में अन्न भंडार को सबसे बड़ी संरचना थी। और हड़प्पा में लगभग 6 अन्न भंडार थे। क्वेश्चन है कि हड़प्पा में 6 अन्न भंडार गृह थे, जिसको बोलते हैं। इनका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। मकान आकार में भिन्न भिन्न थे। 2 मंजिले भी रहे होंगे। घर पक्की ईंटों से बने होते। अधिकांश घरों में एक केंद्रीय आंगन, एक कुआं, एक स्नान और एक रसोई घर होता था। क्वेश्चन चलो हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था मेंस में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कि जो हड़प्पा शहरों के आईबीसी का डिजाइन है, वर्तमान समय में भारतीय शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटने के लिए इनपुट कैसे प्रदान कर सकता है। ये क्वेश्चन था कि हड़प्पा शहर की जो व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था थी, आज की नगरीय व्यवस्था में की चुनौतियों से कैसे उसको निपटा जा सकता है, ठीक है। यही क्वेश्चन था। तो हम ये पढ़ते हैं कि भारत में शहरी योजना की प्रमुख चुनौतियाँ। इमारतों के पहले जान जाते हैं आज की क्या क्या परेशानियाँ हैं आज की जो नगर योजना में, शहर में। अब भारत में शहरी नियोजन की प्रमुख चुनौतियाँ हमें से इमारतों के बेतरतीब निर्माण से निपटना है। और आईबीसी में सड़कों को ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था, जिससे व्यवस्थित और नियोजित विकास की अनुमति मिली। आधुनिक समय में चंडीगढ़ के लिए पूर्वजीय की योजना में ग्रिड आयरन का पैटर्न के साथ आयताकार आकार प्रदान किया गया, जिससे यातायात की तेज गति संभव हो गई और क्षेत्र भी कम हो गया। सोचो, क्षेत्र भी कम हो गया, यातायात की गति भी तेज हो गई। वर्तमान शहरों की विशेषता है खराब स्वच्छता, नेटवर्क और खुली जल निकासी प्रणालियाँ हैं, जो कई संक्रामक रोगों को जन्म देती है। आईबीसी सिटी ने शुरू ही कचरे को अलग करने को जोर दिया था। और यदि जल प्रबंध निकासी प्रणाली को शामिल किया जाए तो वर्तमान समस्या के निपटने में मदद मिल सकती है। अगर नाली का पानी जो है जो खुले में जाती है, इससे संक्रामक बीमारी होगी, मच्छर काट फैलेगा, बीमारियां काटे होगी। इससे बढ़िया है कि नाली को ढको। ये सिंधु सभ्यता की योजना है, लेकिन आज शहरों में ऐसा किया जा रहा है, जिससे ये समझ जाओ सिंधु सभ्यता से लिया गया है। आईबीसी में शहर को आवासीय क्षेत्रों और आम सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था। वर्तमान शहर नियोजन में इसे शामिल करने से भारतीय शहरों के यातायात को भीड़ को कम किया जा सकता है। आईबीसी में घरों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि प्रकाश और हवा का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उदाहरण के लिए कि आईबीसी के घरों का निर्माण इस तरह किया गया था कि प्रकाश और हवा का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। इन सुविधाओं को शामिल करने से वर्तमान समाज में कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद मिल सकती है। घरों के दरवाजे सड़कों के बजाय गलियों में खुलते थे, जिससे सड़कों पर यातायात के कारण धूल या कणों को घर में प्रवेश करने से रोका जा सकता था। आईबीसी के वर्षा की कमी वाले शहरों में, विशेषकर धोलावीरा में, पानी के भंडारण के लिए टैंकों और तालाबों का उपयोग देखा गया है।
और वर्तमान शहरी योजना में ऐसा जल संरक्षण रणनीतियों को शामिल करने से पेयजल संकट को रोका जा सकता है। चेन्नई ने कुछ साल पहले किया था। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि आया है क्वेश्चन ना कौन कौन सा सिंधु सभ्यता से। मेंस में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो देख लो भाई। सिंधु घाटी सभ्यता ABC असम से संबंधित शहरों का डिजाइन वर्तमान समय में भारतीय शहरों के सामने आने वाली चुनौती से निपटने के लिए, पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको आंसर दिया बताया वही था, ठीक है, कैसे निपट सकता है। और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी योजना और संस्कृति ने किस हद तक वर्तमान शहरीकरण को इनपुट प्रदान किया। क्वेश्चन वही है घुमा फिरा के, ठीक। यह सिंधु सभ्यता खत्म हुई, ये सिंधु घाटी सभ्यता की हम वास्तुकला पढ़ रहे थे। अब दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम नहीं टफ। अब मंदिर वास्तुकला पढ़ते हैं। जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति की शक्तियों से डरने लगा और उनका सम्मान करने लगे, उन्होंने उनकी पूजा भी शुरू कर दी। मनुष्य ने इन शक्तियों का मानवीकरण किया ताकि लोगों के मन में ईश्वर की अवधारणा आकार ले सके। देवताओं को उनके मानव रूपों में, मूर्तियों के रूप में मंदिरों नामक संरचनाओं में रखा जाने लगा। भारत में मंदिरों का विकास देश के हर क्षेत्र में हुआ। अक्सर क्षेत्र के भौगोलिक, जलवायु, जाति, नस्ली, ऐतिहासिक और भाषाई पहलुओं का बड़ा हिस्सा होता था। भारत में मंदिरों की शैली को आकार देने में भूमिका निभाने के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पढ़ेंगे मंदिर की वास्तुकला में। भारत में प्रारंभिक मंदिर, हिंदू मंदिर का मूल स्वरूप, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली, नागर शैली उत्तर भारत की, अब मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली, और उसके बाद कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, जो आया होगा। चलो शुरू करते हैं। भारत में प्रारंभिक मंदिर, ठीक। भारत में प्रारंभिक मंदिर। वैदिक काल के प्रारंभिक काल में मंदिरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। सभी पूजा अनुष्ठान पवित्र अग्नि के समझ किए जाते थे, जिन्हें यज्ञ कहा जाता था। हालांकि वेदों के बाद काल में अग्नि के साथ साथ मूर्ति पूजा का भी चलन शुरू हो गया। इन मूर्तियों को बहुत ही प्राथमिक आवासों में रखा गया था। सबसे पहले मंदिर साधारण मिट्टी के टीले रहे होंगे, जिनकी जगह बाद में घास की छतों वाली ईंटों का निर्माण किया गया। विशिष्ट शैली को उभरने से पहले भारत में पाए जाने वाले प्रारंभिक मंदिरों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कौन कौन प्रकार, कभी कोई क्वेश्चन यहाँ से, ये मेन पॉइंट है कि याद कर लेना कि मंदिरों के 3 प्रकार। संधारा प्रकार जो प्रदक्षिणा पथ के बिना था, निर्धरा प्रकार प्रदक्षिणा पथ के साथ है, और सर्वतोभद्र जिस पर सभी ओर से पहुंचा जा सकता है। तीनों प्रकार के मंदिर मिलेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे आपको। इस काल के महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश के, पहले जान जाओ कि यह महत्व उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में है, एरन में है, नचना कुठारा है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास उदयगिरी है। ये मंदिर साधारण संरचनाएं हैं जिनमें पीछे एक बरामदा, एक हार और एक मंदिर है, ठीक। ये देखिए, ये प्रारंभिक मंदिर है, उत्तर प्रदेश की है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। हिंदू मंदिर का मूल स्वरूप, ठीक। हिंदू मंदिर का मूल स्वरूप। हिंदू मंदिर के मूल स्वरूप में निम्नलिखित शामिल होता है कि एक गर्भगृह होता है। एक गर्भगृह का शाब्दिक अर्थ है गर्भघर, जो एक प्रवेश द्वार वाला एक छोटा कक्ष या समय के साथ एक बड़े कक्ष में विकसित हुआ। गर्भगृह को मुख्य प्रतीक को रखने के लिए किया गया है या बनाया गया है, जो स्वयं एक बहुत अधिक अनुष्ठानिक ध्यान का केंद्र है। मंदिर का प्रवेश द्वार जो एक पोर्टिको या संयुक्त स्तंभ हाल हो सकता है, जिसमें एक बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है, जिसे मंडप के रूप में जाना जाता है। दूसरा मंडप, पहला गर्भगृह, दूसरा मंडप। स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिरों की जगह जैसा शिखर होता है, जिसे शिखर है उत्तर भारत में, इसे एक घुमावदार शिखर
के आकार में ले सकता है, और दक्षिण भारत में इसे पिरामिडनुमा टावर, जिसे आमतौर पर विमान कहा जाता है, का आकार ले लेता है। वाहन भी था महत्वपूर्ण। वाहन यानी मंदिर के मुख्य देवता का वाहन या वाहन एक मानक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के सामने अच्छे रूप में रखा जाता था। देश में मंदिरों के दो व्यापक क्रम ज्ञात है, एक उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़। कभी कभी नागर और द्रविड़ आदेशों के चयनात्मक मिश्रण के माध्यम से बनाई गई एक स्वतंत्र शैली के रूप में मंदिरों का बेसर शैली का उल्लेख कुछ विशेषज्ञों द्वारा मंदिर वास्तुकला के एक विशेष शैली के रूप में किया गया। भारत में मंदिरों की प्रतिमा को देवताओं की छवियों का अध्ययन करना इतिहास की एक शाखा के अंतर्गत आता है, और जिसे आइकनोग्राफी कहा जाता है। इसमें कुछ प्रतीकों हैं और उनसे कुछ जुड़ी पौराणिक कथाओं के आधार पर छवियों की पहचान शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र और काल ने प्रतीकात्मक में अपनी क्षेत्रीय विविधता के साथ छवियों के अपनी विशेष शैली का निर्माण किया। और किसी मंदिर में एक छवि की स्थापना सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध की जाती है। उदाहरण के लिए नदी देवी या गंगा यमुना आमतौर पर नागर मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर पाए जाते हैं, लेकिन जो द्वारपाल है या द्वार पर आमतौर पर द्रविड़ के प्रवेश द्वार पर या गोपुरम पर पाए जाते हैं। मंदिरों में इसी तरह की मिथुन, कामुक चित्र, नवग्रह यक्ष को भी रक्षा के प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य मंदिरों के चारों ओर सहायक मुख्य देवता के परिवारों या अवतारों को समर्पित है। अंत में अलंकरण के विभिन्न देवताओं जैसे गवाक्ष, व्याला, याली, कल्प लता, आमलका, कलश आदि का उपयोग मंदिर में अलग अलग तरीकों और स्थानों पर किया जाता है। ठीक, दूसरा चलो पढ़ते हैं कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली। नागर शैली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन द्रविड़ से पहले पढ़ो, द्रविड़ के ज़्यादा है। चलो द्रविड़ ही पढ़ाते। नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर शैली इसको बोलते हैं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई, उसे नागर के रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में यह आम बात है कि पूरा मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर बनाया जाता है और ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। एक और अनूठी विशेषता यह है कि इसमें आमतौर पर विस्तृत सीमा दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के ठीक नीचे होता है, और शिखर के आकार के आधार पर मंदिरों के कई उपविभाग हैं। आमलक कलश जिसको बोलते हैं आमलक कलश, आमलक या कलश जो शिखर पर स्थापित होता है और मंदिर शैलियों के इसी रूप की एक आम विशेषता है। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर है, नागर शैली की वास्तुकला के उदाहरण हैं। भारत में नागर शैली के मंदिरों के अन्य उदाहरण जैसे सूर्य मंदिर है, कोणार्क है, मुढेरा है, गुजरात का सूर्य मंदिर, ओसिया मंदिर गुजरात का, ये सब नागर शैली के उदाहरण है। ठीक है, देखिए ये नागर शैली है, उत्तर भारत की नागर शैली की मंदिर है। शिखर की शैली के आधार पर मंदिर वास्तुकला की एक नागर शैली का वर्गीकरण। रेखा प्रसाद या लैटिना, इन मंदिरों की विशेषता एक साधारण सिकारा है जिसका आधार चौकोर या अंदर की ओर घुमावदार दीवारें हैं और जिनका शीर्ष नुकीला है। प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिर जैसे मध्य प्रदेश में एमपी के मनखेरा में सूर्य मंदिर है। उड़ीसा के सिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण रेखा प्रसाद सिकारा शैली में किया गया है। ये देखिए यह है उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर। शेखरी लेटिना एक रूप है
जहाँ शिकारे में एक मुख्य रेखा प्रसाद शिकारा और केंद्रीय शिखर के दोनों किनारों पर छोटी मीनारों का एक या एक से अधिक पंक्तियाँ शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त आधार पर दोनों कोनों में आधार के कोनों में छोटे शिकार भी हैं। खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर में से एक है। भूमिजा एक अन्य प्रकार का नागर मंदिर जो लैटिना शैली से विकसित हुआ। भूमिजा वास्तुकला या जान जाओ कि ये जो भूमिजा है ये वास्तुकला परमार राजवंश के तहत मालवा में विकसित हुआ था। इन मंदिरों में एक सपाट ऊपर की ओर पतला प्रक्षेपण और जिसमें एक केंद्रीय लैटिना शिखर और टेपरिंग टावर द्वारा निर्मित चतुर्थांश पर लघु शिखर शामिल है। इन छोटे शिखरों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह के गिरा गया है। एमपी का उद्देश्वर मंदिर इस शैली से बना है। ठीक, ये देखिए एमपी का उद्देश्वर मंदिर है। वल्लभी शैली आकार में आयताकार होते हैं जिनमें बैरल वाल्ट या वाली छतें होती हैं। गुंबददार कक्ष की छत में उन्हें वैगन वाल्टेड इमारतों या संरचनाओं को उपनाम दिया गया है। तिली का मंदिर ग्वालियर में जो 9वीं शताब्दी में इस शैली में बनाया गया था। फमसाना छोटी लेकिन बड़ी चौड़ी संरचना है जिनमें कई स्लैब वाली छतें होती हैं जो इमारत के मध्य बिंदु पर एक बिंदु पर पिरामिड की तरह सीधे ढलान पर ऊपर की ओर उठती है। कोणार्क मंदिर एक जगमोहन फमसाना पद्धति से निर्मित है। ठीक है, ये जो कोणार्क मंदिर है इसका फमसाना जो इसी मंदिर से निर्मित हुआ है, जगमोहन इसका मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के उप विद्यालय कौन कौन से हैं? एक उप विद्यालय में देखेंगे उड़सा स्कूल, उप विद्यालय उड़सा स्कूल सबसे प्रमुख विशेषता शिकारा है। इसका विशेषता शिकारा है जो शीर्ष पर अंदर की ओर मुड़ने से पहले लंबवत उठती है। मुख्य प्रकार के वर्गाकार है जबकि ऊपरी भाग गोलाकार है। इन मंदिरों के बाहरी हिस्से में जटिल नक्काशी होती है। आमतौर पर अंदरूनी हिस्से खाली होती है। उत्तर के नागर मंदिरों के विपरीत अधिकांश उड़ीसा में मंदिर में 4 दीवारी होती है। ये क्वेश्चन बहुत मुख्य है कि नागर शैली में है तो 4 दीवारी नहीं होती, लेकिन उड़ीसा के मंदिर में 4 दीवारी होती है। ठीक है, चंदेल स्कूल उड़ीसा शैली के विपरीत है। उड़ीसा शैली के विपरीत इन मंदिरों में कल्पना की एक इकाई के रूप में की गई है कि इनमें शिकारे हैं जो नीचे से ऊपर की ओर घुमावदार है। केंद्रीय टावर है, टावरों में से कई लघु शिकारा उठते हैं। धीरे धीरे पोर्टिको और हॉल दोनों में मुख्य टावर तक बढ़ते हैं। सोलंकी स्कूल ये चंदी स्कूल के समान है सिवाय इसकी कि उनकी छतें नक्काशीदार है जो एक असली गुंबद की तरह दिखाई देती है। इन मंदिरों की विशेषता सूक्ष्म और जटिल सजावटी रूपांकनों से की जा सकती है जो छोड़कर दीवारों के भीतरी और बाहरी दोनों किनारों पर नक्काशी देखी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि सोलंकी जो स्कूल है इसकी दीवारें जो है भीतरी और बाहर दोनों किनारों पर नक्काशी हुई है। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध नागर मंदिर। मध्य भारत गुप्त काल के नागर शैली के रूप में गुप्त काल के नागर शैली के कुछ सबसे पुराने जीवित संरचनात्मक मंदिर मध्य प्रदेश में है। ये अपेक्षाकृत मामूली दिखने वाले मंदिर है जिनमें से प्रत्येक में 4 खंभे हैं जो छोटे मंडप का समर्थन करते हैं जो गर्भगृह के रूप में काम करने वाले समान रूप से छोटे कमरे से पहले एक साधारण वर्ग पोर्चे जैसा विस्तार जैसा दिखता है। देवगढ़ ललितपुर जिले उत्तर प्रदेश में एक 6वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में बनाया गया था जो गुप्त काल के उत्तरार्ध के मंदिर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
ये मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली है। ठीक है, पंचायतन शैली है। पंचायतन शैली है जो मुख्य मंदिर के एक आयताकार चबूतरे पर बनाया गया है, जिसके चारों कोनों पर 4 सहायक मंदिर भी है। इसमें कुल 5 मंदिर हैं, इसलिए इसे पंचायतन नाम दिया गया है। लंबा और घुमावदार शिखर भी है। इस स्थिति की पुष्टि करता है कि इस घुमावदार लैटिना या रेखा प्रसाद के शिखर की उपस्थिति है। यह स्पष्ट करती है कि मंदिर की क्लासिक नागर शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर ये विष्णु को समर्पित है, जो 954 में चंदेल राजा धनगा द्वारा बनवाया गया था। धनगा द्वारा बनवाया गया था। ये हम मध्य प्रदेश के पढ़ रहे हैं। एक नागर मंदिर एक ऊंचे मंच पर स्थित है, जहाँ सीढ़ियों में पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। 4 कोने छोटे मंदिर और सभी मीनारे पर या शिखर एक घुमावदार पिरामिडानुमा फैशन के ऊपर की ओर ऊंचे उठे हुए हैं, और जो मंदिर को ऊर्ध्वाधर जोर पर जोड़ देते हुए 36 वासुलीदार डिस्क में समाप्त होता है, जिसे आमला कहा जाता है, जिसके शीर्ष पर एक कलश या फूलदान होता है। मुकुट तत्व, आमलक और कलश इस काल के सभी नागर मंदिरों में पाए जाते हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक प्रतीक है। खजुराहो का मंदिर अपने व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। मानवीय अनुभव में कामुक अभिव्यक्तियों को आध्यात्मिक खोज का समान ही महत्व दिया जाता है और इसके बड़े ब्रह्मांड के रूप में भी देखा जाता है। पश्चिमी भारत, नागर मंदिर गुजरात और राजस्थान में स्थित है। मुंडेरा का सूर्य मंदिर जो 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बना था, जिसे 1026 में सोलंकी राजवंश की राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। इस क्षेत्र में नागर शैली के मंदिर का एक उदाहरण है। मंदिर में गुजरात की लकड़ी पर नक्काशी इस मंदिर में गुजरात की लकड़ी पर नक्काशी का परंपरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह है मुंडेरा सूर्यदेव मंदिर गुजरात की। पूर्वी भारत मंदिरों में उत्तर पूर्व बंगाल उड़ीसा में पाए जाने वाले मंदिर शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि टेराकोटा निर्माण का मुख्य माध्यम था और 7वीं शताब्दी तक बंगाल में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्मों देवताओं को चित्रित करने वाली पट्टिकाओं को डालने के लिए भी किया गया। तेजपुर के पास, ठीक है, तेजपुर के पास दापरतिया के 6ठी शताब्दी की एक पुरानी मूर्तिकला वाली चौखट और असम में तिनसुकिया के पास रंगोरा टी एस्टेट कुछ अन्य मूर्तियों का उस क्षेत्र में गुप्त शैली के आयात की गवाही देती है। क्षेत्रीय विभिन्नता, ऊपरी बर्मा से ताई के प्रवास के साथ क्षेत्रीय विभिन्नता ऊपरी बर्मा से ताई के प्रवास के साथ आई शैली बंगाल के प्रमुख पाल शैली के साथ मिश्रित हुई। बाद में गुवाहाटी इसके आसपास का अहोम शैली के रूप में की जाने वाली शैली का निर्माण हुआ। इसमें कामाख्या मंदिर हुआ है, एक शक्तिपीठ है, देवी कामाख्या को समर्पित, एक 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये कामाख्या मंदिर। पालों को बौद्ध मठ को स्थलों के संरक्षक रूप में भी मनाया जाता है। उस क्षेत्र के मंदिर स्थानीय वंगा शैली को व्यक्त करते हैं। वंगा शैली को व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिले के बराकर में 9वीं शताब्दी का सिद्धेश्वर मंदिर एक बड़ा घुमावदार शिखर दिखाता है, जिस पर एक बड़ा आमलक लगा हुआ है, और ये प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है। ये उड़ीसा के समकालीन मंदिरों के समान है।
यह मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के क्षेत्रीय विविधता के उदाहरण है। उड़ीसा के मंदिर नागर क्रम है और एक भीतर विशेष रूप से शैली गठन करते हैं। आमतौर पर यह शिखर, जिसे उड़ीसा में देउल कहा जाता है, लगभग शीर्ष तक लंबवत है और यह अपने अचानक तीर से अंदर की ओर मुड़ता है। कोणार्क में बंगाल खाड़ी के तट पर 12 से 40 के आसपास पत्थर से निर्मित सूर्य मंदिर राशि खंडर है। इसका शिखर एक विशाल रचना थी। इसके बारे में कहा जाता है कि एक 70 मीटर ऊंची है। इस क्षेत्र में अन्य प्रसिद्ध नागर मंदिर भी है, जो मुक्तेश्वर मंदिर है, राजरानी मंदिर है, लिंगराज मंदिर है आदि है। ये सिद्धेश्वर मंदिर। भारत के पहाड़ी राज्य दिखते हैं। कुमाऊँ है, गढ़वाल है, हिमाचल प्रदेश है। कश्मीर की पहाड़ी में वास्तुकला के एक अनोखा रूप विकसित हुआ है। प्रमुख गांधार शैलियों से भी कश्मीर से निकलता है। इसने गुप्तोत्तर परंपराओं के साथ मिश्रण करना शुरू कर दिया और जो सारनाथ के मथुरा और यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल केंद्र में इसमें लाए गए थे। परिणामस्वरूप बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं का आपस में घुलने मिलने लगी और पहाड़ियों में फैलने लगी। पहाड़ियों में पक्की छतों वाली लकड़ी की इमारतों की भी अपनी परंपराएं थी। इसलिए पहाड़ियों में कई स्थान पर आप पाएंगे कि मुख्य गर्भगृह है और शिखर रेखा प्रासाद या लैटिना शैली में बने हैं। मंडप जो लकड़ी की वास्तुकला का एक पुराना रूप है। कभी कभी मंदिर स्वयं ही शिवालय का आकार ले लेती हैं। कुमाऊँ का मंदिर अल्मोड़ा के पास जागेश्वर और पिथौरागढ़ के पास चंपावत मंदिर है। इस क्षेत्र में नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह है नागर शैली। उत्तर भारत की मंदिर शैली समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। ठीक, मंदिर वास्तुकला के द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला के द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लवों द्वारा की गई थी। जिन्होंने 9वीं शताब्दी तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शासन किया। हालांकि वे ज़्यादातर शैव थे, लेकिन उन्होंने कई वैष्णव मंदिर का भी बचाव किए थे। प्रारंभिक इमारतों का श्रेय आमतौर पर कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल को दिया जाता है। नरसिम्हा प्रथम, इसे मामल्लम के नाम से भी जाना जाता था, मामल्ल के नाम से जाना जाता है, जो 640 ईस्वी के आसपास पल्लव सिंहासन पर बैठा था। उसके स्थापत्य कार्यों के लिए मनाया जाता है। यह देखो, लोह द्वारा बनाया गया मंदिर वास्तुकला की शैली का मुख्य विशेषता है। द्रविड़ मंदिर परिसर की दीवार के भीतर घिरा हुआ है। सामने की दीवार के मध्य में एक प्रवेश द्वार है, गोपुरम जिसे कहा जाता है। तमिलनाडु में विमान, जिसके नाम से जाना जाता है, मुख्य मंदिर का टावर का एक आकार है, सीढ़ीदार पिरामिड जैसा है, जो उत्तर भारत के घुमावदार शिखर के बजाय ज्यामितीय रूप से ऊपर उठता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग हुआ है केवल मंदिर के शीर्ष पर एक मुकुट तत्व के लिए किया जाता है, जिसका आकार आमतौर पर स्तूपिका, इसको बोलते हैं स्तूपिका या अष्टकोणीय गुंबद जैसा होता है। उत्तर भारत मंदिरों में आमलक कहा जाता है। उत्तर भारत में आमलक, वही दक्षिण भारत वाले मंदिरों में से स्तूपिका कहा जाता है शिखर को। भयंकर द्वारपाल भी है। ये दक्षिण भारत वाले में जो द्वारपाल होते हैं भयंकर होते हैं, जबकि उत्तर भारत वाले गंगा यमुना देवी की मूर्ति होती है, और दक्षिण भारत में द्वारपाल भयंकर होते हैं, राक्षस भी जैसे होते हैं ना। जैसे
द्वारपाल गर्भगृह के प्रवेश द्वार को सुशोभित करते हैं। परिसर के भीतर एक बड़ा जलाशय है, ये जो टैंक है। और ये जान जाओ कि ये दक्षिण भारत में ही होता है, उत्तर भारत में मंदिरों में जलाशय नहीं होती, बड़ा टैंक नहीं होता है। दक्षिण भारत के कुछ सबसे पवित्र मंदिर में गर्भगृह स्थित है। वास्तव में सबसे छोटे टावरों में से एक है, क्योंकि सबसे छोटे टावरों में से एक इसलिए है गर्भगृह, क्योंकि जो सबसे पहले वही बना होगा, छोटा वाला ही मंदिर बना होगा मंदिर, फिर उसके ऊपर शिखर बनाते गए होंगे बड़े से बड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर की सबसे पुराना हिस्सा वही है। ये देखिए दक्षिण भारत के मंदिर का डिजाइन, ये जिसको शिखर कहते हैं, ये शिखर है। ऊपर यहाँ से वहाँ तक शिखर पहुँचती है। इसको विमान यहाँ तक विमान कहा जाता है, विमान। और ये देखिए मंडल है, यहाँ से यहाँ तक इसमें पूजा पाठ जो भी होता है इसी में होता है। गोपुरम, यहाँ से जो मंदिर बनेगी तो यहाँ से आप प्रवेश करोगे, प्रवेश करके यहाँ से जाओगे अंदर, यहाँ तक भी पहुँचोगे। ये गर्भगृह है। परिसर के भीतर एक जलाशय, मंदिर के टैंक पाया जाना आम बात है। सहायक मंदिर या तो मुख्य मंदिर के टावर के भीतर शामिल किया गया है, या तो मंदिर के बगल में अलग से छोटे मंदिरों में किया गया है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित है, एक प्रसिद्ध उदाहरण है द्रविड़ मंदिरों का वर्गीकरण। ठीक, जिस प्रकार मुख्य प्रकार के नागर मंदिरों के कई उपविभाग है, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों के भी उपविभाग है। ये मूल रूप से 5 अलग अलग आकार के होते हैं, 5 अलग अलग आकार के। एक वर्गाकार है, जिसे आमतौर पर कुटा कहा जाता है। और चतुस्र भी है, आयताकार या साला या आयत शस्त्र है। अंडाकार है, जिसे गज पृष्ठ कहा जाता है या हाथी पृष्ठ कहा जाता है। वृत्तायत भी कहा जाता है, जो घोड़े के नाल के आकार के प्रवेश द्वार के साथ अपसाइल या चोटों का वैगन वॉल्टेड के आकार से प्राप्त होता है, जिसे आमतौर पर नासी कहा जाता है, जो गोलाकार वृत्त के एक अष्टकोणीय या अष्टस्थ होते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण का एक सरल है, क्योंकि कई अलग अलग आकृतियों को अपनी छोटी शैली बनाने के लिए विशिष्ट अवधियों और स्थानों में जोड़ा जा सकता है। भारत में प्रसिद्ध द्रविड़ मंदिर, तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, इसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, द्रविड़ शैली में बनाया गया था, जिसे राजराज चोल ने 1009 के आसपास पूरा किया था। ये सभी भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और रुचिकर है। दक्षिण में अन्य प्रसिद्ध मंदिर तिरुवन्नमलाई है, तमिलनाडु में अन्नमलायार मंदिर है, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर है। ये सब द्रविड़ शैली के हैं। द्रविड़ शैली में पल्लवों का योगदान देखेंगे, पल्लवों का योगदान। दक्षिण भारत में पल्लवों ने 7वीं ईस्वी में सुंदर स्मारक बनाए, और महेंद्र वर्मन, उसके पुत्र नरसिंह वर्मन कला वास्तुकला के महान संरक्षक थे। राकट वास्तुकला के उनके योगदान की चर्चा न की जाएगी, आगे हम पढ़ाएंगे। राकट में देखना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान किए थे शुरुआती दौर में। महाबलीपुरम में तटवर्ती मंदिर बाद में बनाया गया था, शायद नरसिम्हा द्वितीय के शासनकाल में। राजराज सिम्हा के नाम से जिसे जाना जाता है, शिव और विष्णु को समर्पित है। ये जो महाबलीपुरम मंदिर जो है, महाबलीपुरम मंदिर तटवर्ती बनाया गया था, ये शिव और विष्णु को समर्पित है। ये देखिए, यही है मंदिर महाबलीपुरम, उनके तट पर बनाया गया था। दक्षिण द्रविड़ वास्तुकला, चोलों का योगदान देखेंगे। चोलों ने पल्लवों से विरासत में मिली द्रविड़ मंदिर शैली को पूर्ण किया।
इस समय के दौरान वास्तुकला शैली पहले के प्रारंभिक गुफा मंदिरों के दूर जाकर अधिक विस्तृत हो गई। इस समय के दौरान मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग प्रमुख सामग्री के रूप में किया गया। गोपुरम में अधिक प्रमुख हो गया। गोपुरम अधिक प्रमुख हो गए। उन्हें विभिन्न पुराणों का प्रतिनिधित्व करने वाले नक्काशी से सजाया गया। चोल काल के दौरान विमानों को अधिक भव्यता प्राप्त हुई। उदाहरण बृहदेश्वर मंदिर का शिखर 66 मीटर का है। मंदिर निर्माण में मूर्तियों के प्रयोग पर अधिक जोर दिया गया। मूर्तियों के निर्माण पर यह देखिए चोल काल की मूर्ति मंदिर। यूपीएससी पूछी चोल काल से क्वेश्चन। द्रविड़ शैली से पिछली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे वेसर शैली, मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली। वेसर मंदिर वास्तुकला शैलियों की नागर और द्रविड़ शैलियों का एक संयोजन है। ऐसा माना जाता है कि वेसर शब्द की उत्पत्ति विसरा से हुई, जो संस्कृत शब्द है विसरा से हुई, जिसका अर्थ लंबे सैर करने वाला क्षेत्र। कई इतिहासकार इस बात से सहमत है कि वेसर शैली की उत्पत्ति आज के कर्नाटक में हुई थी। इस प्रवृत्ति की शुरुआत बादामी के चालुक्यों ने 500 से 753 ईस्वी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने ऐसी शैली में मंदिरों का निर्माण किया था जो मूल रूप से नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण था। इसे एलोरा के मानखेता 750 से 983 ईस्वी के राष्ट्रकूटों चालुक्यों द्वारा परिष्कृत किया गया था। लकुंडी, दंबल, गडग आदि कल्याणी 983 से 1195 ईस्वी में, होयसला 1000 से 1330 ईस्वी द्वारा प्रतीकीकरण किया गया था। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुरा, होयसला मंदिर ये सब होयसल मंदिर के उदाहरण हैं। ठीक है। मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली की मुख्य विशेषता क्या है? एक अलंकरण पहला है। मंदिर दीवारों को स्तंभों का अलंकरण। मंदिर के दीवारों और स्तंभों के अलंकरण के मामले में चालुक्य मंदिरों की स्वदेशी गुणवत्ता दर्शाती है। द्रविड़ टावर का परिवर्तन। चालुक्य बिल्डरों ने प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई को कम करके प्रत्येक मंजिल में बहुत अधिक अलंकरण के साथ उन्हें आधार से शीर्ष तक ऊंचाई में अवरोहित क्रम में व्यवस्थित द्रविड़ टावरों को संशोधित किया है। नागर टावर का परिवर्तन। यहाँ झुकी मंजिलों के बजाय टावर को ऊर्ध्वाधर आकार में संशोधित किया गया। चालुक्य मंदिरों को दो विशेषताएं हैं, एक मंडप, एक स्तंभ। मंडप ये दो प्रकार की होती थी, छत होती थी। एक गुंबददार छत, 4 स्तंभों पर खड़ी गुंबद जैसी छतें होती थी। एक चौकोर छत पौराणिक चित्रों को संशोधित करती है। ठीक। एक स्तंभ है जो मंदिर चालुक्य मंदिर लघु सजावटी वाली स्तंभ आम कलात्मक मूल के साथ खड़े हैं। इस शैली से निर्मित प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है कलेश्वर मंदिर, कुकनूर मंदिर, रामलिंगेश्वर मंदिर, गुड्डूर महादेव मंदिर, इटागी, काशी विश्वेश्वर मंदिर, लकुंडी और लकुंडी कई अन्य मंदिर, ब्रह्मदेव मंदिर, साउदी पूरी तरह से तारामंडल से होने के लिए उल्लेखनीय है, मल्लिकार्जुन मंदिर, सूदी, जोड़ा कलाश मंदिर है। ये देखिए विदेश्वर मंदिर। वेसर शैली पर मंदिर वास्तुकला के नागर और द्रविड़ शैली का प्रभाव देखेंगे। तीर्थ सहायक तीर्थ पंचायतन शैली की योजना नागर स्कूल से समानता रखती है। नागर शैली से तीर्थ है, सहायक तीर्थ है, पंचायतन शैली है। अब गर्भगृह को मंडप से जोड़ने वाली वेस्टिब्यूल की योजना जो उड़ीसा के मंदिरों से मिलती जुलती है। कर्नाटक क्षेत्र के अधिकांश मंदिर स्तंभ उत्तरी भारत के शिखर और भूमिजा के प्रकार के स्तंभों में से समानता रखते हैं।
देख लीजिए। ये नागर शैली की है, ये भूंजा है। चालुक मंदिर में देखी जाने वाली चरणबद्ध हीरे की योजना से डिजाइन किया गया व्यवस्था है। उत्तरी क्षेत्र से है। कल्याणी के अधिकांश मंदिर नागर व्यक्ति को चरणबद्ध हीरे जैसे तारकीय योजना के साथ चित्रित करते हैं। द्रविड़ प्रभाग मुख्य रूप से चालुक शासन के पहले भाग में चालुक मंदिर को विमानों में दिखाई देता है। चालुक मंदिरों में लघु सजावटी मीनारें, दीवारों का अलंकरण नागर और द्रविड़ शैली को दोनों का संयोजन दर्शाता है। दक्षिण भारत में कई साम्राज्यों के शासनकाल के दौरान निर्मित प्रसिद्ध मंदिर। चालुक्य वास्तुकला के समय कौन कौन के मंदिर है? उनकी वास्तुकला में नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण शामिल है। इस समय के दौरान बनाए गए मंदिर ऐहोल, बादामी और पट्टदकल में पाए जा सकते हैं। उनके समय के दौरान बने मंदिर में ढका हुआ चलने का रास्ता नहीं होता है। ये कौन सा रास्ता है ये बता दें। मंदिरों का प्रकार पहला है, ठीक, कैलाशनाथ मंदिर। इस मंदिर की नकल में बनी पट्टदकल की विरूपाक्ष मंदिर है। कैलाश मंदिर की नकल में बना पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वास्तुकला का है। चालुक्य वास्तुकला का भूषण है। 7वीं सदी में बनाया एलोरा का रामेश्वर मंदिर चालुक्य काल में बनाया गया था। लाडखान मंदिर ऐहोल में दुर्गा मंदिर इस समय के दौरान बनाया गया अन्य उल्लेखनीय स्मारक है। ये है राष्ट्रकूट वाला मंदिर, राष्ट्रकूट वास्तुकला। वे चालुक्यों के उत्तराधिकारी थे। उनके मंदिर अधिकतर चालुक्य शैली से नकल पर बनाए गए थे। कृष्ण द्वितीय के निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर साम्राज्य की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व रूप है। कुकनूर में नवलिंग मंदिर इस अवधि के दौरान बनाया गया एक और मंदिर है। होयसल मंदिर वास्तुकला। बेलूर में विष्णुवर्धन समय चोलों पर उनकी विजयों के उपलक्ष्य में बनाया गया केशव मंदिर। इस मंदिर में एक केंद्रीय स्तंभ वाले हाल के चारों कई मंदिर हैं जो जटिल डिजाइन से तारों के आकार में बने हैं। ऐसी व्यवस्था इस समय के मंदिरों में हलेबीड, सोमनाथपुरा अन्य जगहों पर पाई जा सकती है। भगवान शिव को समर्पित होयलेश्वर मंदिर इस अवधि के दौरान बनाया गया एक और प्रसिद्ध मंदिर है। विजयनगर वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर वास्तुकला यह चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोल शैलियों का एक जीवंत संयोजन है। स्थानीय कठोर ग्रेनाइट का निर्माण सामग्री है। सब बादामी चालुक्यों के लिए था। विजयनगर मंदिरों की विशेषता अलंकृत स्तंभों वाले हाल और रायगोपुरम देवी देवताओं का एक आदमकद आकृतियों का सुसज्जित स्मारकी मीनारे हैं जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। विजयनगर मंदिर अपने नक्काशीदार खंभों के लिए जाने जाते हैं। नक्काशीदार खंभों के लिए जाने जाते हैं जिनमें घोड़े, हिंदू पौराणिक कथाओं का आकृतियों याली हिपोग्राफी चित्रित है। कुछ बड़े मंदिर पुरुष देवता को समर्पित है जिनमें उनकी महिला समकक्ष पूजा के लिए एक अलग मंदिर है। विजयनगर शैली का उदाहरण है जो कुछ प्रसिद्ध मंदिर में हुंटी में विरूपाक्ष मंदिर है। देवराय प्रथम का हजारा राम मंदिर शामिल है। विरूपाक्ष मंदिर। ये मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली भी समाप्त हुई। ठीक।
मंदिर वास्तुकला की सिंधु सभ्यता आज हम लोग पढ़ा, मंदिर वास्तुकला पढ़ा, और कल हम लोग पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक वास्तुकला। ठीक है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, रॉककट वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला, आधुनिक बौद्ध वास्तुकला, आधुनिक वास्तुकला, स्वतंत्रता के बाद की वास्तुकला, ये तीनों पढ़ेंगे कल। ठीक है, रॉककट, इंडो इस्लामिक, ये 5 कल पाँचों पढ़ा जाएगा। इसलिए सभी बच्चों दोस्त कल तैयार रहना, कल मैं फिर वीडियो भेजूँगा। ठीक, और इसमें सबसे बड़ी बात आप लोग को बताता हूँ दोस्तों, ये मेरा यह है टारगेट सीरीज। यह संस्था से आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है, पूरा यूपीएससी का कोर्स फ्री, इसका कोई कास्ट नहीं रहेगा, फ्री, बिल्कुल फ्री। ठीक, पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। यह पूरा, जहाँ तक मेरा मानना है कि फरवरी से लेकर मार्च तक चलेगा, और ये सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा तब तक। प्रीलिम्स का 2 महीने में तो ख़त्म कर देंगे हम। अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़िए, देखिए, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा और जोश बढ़ेगा कि जितना जल्दी आपको लोग को 2 महीने के अंदर कंप्लीट करा देंगे। तो मार्च के बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्री का एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक, उसकी तैयारी देखा जाएगा। पहले इसको हम लोग पढ़ के रेडी कर लेते हैं। इसलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करिए, और हम कल फिर मिलेंगे। और दूसरी बात एक और हम बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर मॉर्निंग में चलेगा जीएस, मॉर्निंग में जीएस, और इवनिंग में जीएस, और इवनिंग में करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, बीच में हम लोग ये मॉर्निंग तो दोपहर तक चलेगा जीएस। ठीक है, दोपहर ये 4 बजे के बाद से ये चलेगा करंट अफेयर, 7-8 बजे तक चलेगा। उसमें हम बहुत 2 घंटा चलेगा करंट अफेयर, बाकी ये 8 घंटा चलेगा जीएस, 8 घंटा जीएस, 8 घंटा करंट अफेयर, 2 घंटा। 1 मिनट, जीएस 8 आवर्स, करंट 2 आवर्स चलेगा। ये एकदम मुफ्त में पढ़ाया जाएगा आपको, फ्री फ्री। ठीक, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहिए वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।